हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में मैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की यूनिट में मैं आपको पहला चैप्टर करवा रही हूँ विच इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे मैंने अभी वो स्टार्ट कर दिए हैं आपको समझाने। तो इसमें मैंने आपको अभी तक जो है वो इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में बता दिया है। उसके अलावा मैंने जैसे कि आपको कहा था कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बीच में जो ऑर्गेनिज्म और जो उसके एनवायरनमेंट के बीच की इंटरेक्शन है उसको ही हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो उसके एनवायरनमेंट में एबायोटिक और बायोटिक दोनों तरह के फैक्टर होते हैं। तो मैं आपको आज एबायोटिक फैक्टर के बारे में ही बता रही हूँ। अब तक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 3 एबायोटिक फैक्टर के बारे में बता दिया था, जिनमें मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर इज़ टेम्परेचर, सेकेंड रेलेवेंट फैक्टर इज़ वाटर एंड द थर्ड वन इज़ सॉइल। सो अब हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर के बारे में बताऊंगी विच इज़ लाइट। तो दिस इज़ माई टॉपिक नाउ। सो लाइट के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सन है वो एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। कैलेस्ट्रियल सोर्स जो है वो लाइट के लिए सन ही है। और लाइट के बेस पर ही प्लांट्स की बात करें अगर, तो उनको तो डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर हम लाइट के बेस पर बात करते हैं तो एक है हीलियोफाइट्स और एक है शियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो ब्राइट लाइट को फेवर करते हैं, हम उनको हीलियोफाइट कहते हैं। और जो शियोफाइट्स होते हैं वो शेडी प्लेसेस पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उनको शियोफाइट बोला जाता है। तो हीलियोफाइट मतलब सन लविंग प्लांट और शियोफाइट मतलब शेडी एरिया लविंग प्लांट। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये सन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब जहाँ पर लाइट कम होती है ये वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, अगर हम एनर्जी प्लांट्स में एनर्जी की बात करें तो वो हमें लाइट से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसके लिए उन्हें लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनके अंदर एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो लाइट ही है। अब अगर लाइट की बात कर ही रहे हैं तो लाइट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है प्लांट्स के अंदर, या हमारी जो अर्थ है उस पर किस तरीके से कितना पोर्शन उसका किस जगह पर किस तरह के ऑर्गेनिज्म को मिल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सन से आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो कि हमारी अर्थ पर टकराती है उसको हम इंसिडेंट सोलर रेडिएशन बोलते हैं। और जो इसका एक विजिबल रेंज होता है उसकी बात करें, जिसमें हमारी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, जो विबग्योर का फॉर्मेशन करती है। तो हम उसको विजिबल लाइट का एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती हैं, ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती हैं। मतलब इन्हीं रेडिएशंस के प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बना सकते हैं, इसलिए उनको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो सन से डायरेक्ट आ रही है और उसका 400 से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाला जो रीजन है उसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। और अब ये पता लगाना है कि किसका कितना पोर्शन प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की बात करें तो उसका 1 to 5% इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर हम डायरेक्ट सन से आने वाली लाइट की बात कर रहे हैं तो उसका 1 से लेके 5% तक ही जो है प्लांट्स वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और अगर हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की बात करें, मतलब 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में जो वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं उनकी बात करें, तो उसका लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये 2 से 10% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स। मतलब डायरेक्ट आने वाली लाइट को प्लांट जो है उसका 1 to 5% यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसका 2 to 10% यूज़ करते हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन से डायरेक्ट 1 to 5% और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 to 10% वो अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है लाइट का। प्लांट्स के अंदर बात कर लो या फिर आप ऑर्गेनिज्म में बात कर लो। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में लाइट की वजह से बोल सकते हैं ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस होती है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ होती है। ऑर्गेनिज्म में बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और वो सीज़न के बेस पर ही
जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, और सीज़न जो है वो लाइट की वजह से भी चेंज होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मूवमेंट जो है वो लाइट को लेके होता है, और जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, वो लाइट की डायरेक्शन में होता है। कुछ प्लांट्स अगर बात करें तो उसमें कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। वो जो है लाइट की वेवलेंथ, लाइट की ड्यूरेशन के बेस पर ही प्लांट्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी बेस पर होता है। लाइक अगर जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है तो उस रेंज में ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के पाए जाएंगे, और अगर कुछ कहीं किसी एरिया में लाइट बहुत कम है तो उस टाइप वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। और इसी तरह अगर प्लांट की बात करें तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम एक ओशन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट डेप्थ पर डिफरेंट टाइप की एल्गी मिलेंगी। अगर हम बहुत ही कम डेप्थ पर जाते हैं, सरफेस से मैं लेके बात कर रही हूँ, अगर हम सरफेस से बहुत कम डेप्थ पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्रीन एल्गी का मिलेगा। उसके बाद अगर हम थोड़ी और इंटरमीडिएट डेप्थ में जाते हैं तो हमें ब्राउन एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और अगर हम सबसे ज़्यादा डेप्थ पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें रेड एल्गी मिलेगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन एल्गी का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पर। रेड एल्गी जो है वो सबसे डेप्थ पर मिलती है क्योंकि वो बहुत ही ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जिनकी पेनिट्रेशन पावर जो है बहुत अच्छी होती है, वो काफ़ी डेप्थ तक नीचे जाती हैं लाइट, तो इसीलिए रेड एल्गी जो है वो काफ़ी डेप्थ पर हमें मिल सकती है। बट ग्रीन एल्गी जो है वो मोस्टली सरफेस पर ही मिलेगी, और ब्राउन एल्गी एक इंटरमीडिएट जोन में मिलेगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो ग्रोथ को इफेक्ट करती है, रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करती है, मूवमेंट को इफेक्ट करती है, और इवन फिनोटिपिक कैरेक्टर को भी प्लांट के अंदर वो मूव जो है इफेक्ट करती है। मतलब अगर हम बोलें क्लोरोफिल, अगर लाइट है तो क्लोरोफिल ज़्यादा फॉर्मेशन होगा जिस लीफ के अंदर, जिसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा फूड सिंथेसिस होगा, तो उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट होगा। इसी तरह अपोजिंग बात भी कर सकते हैं। तो मतलब लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टाइम आपको, जब मैं आपको बता रही थी कि इकोलॉजी की कुछ कंसेप्ट हैं, तो उसमें 2 टर्म और भी थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कल मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इकोलॉजी के बारे में, तो उसमें मैंने आपको ये बताना मैं आपको भूल गई थी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, जिसमें ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी है। ऑर्टिकोलॉजी का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ जो भी रिलेशन है उस प्रोसेस को हम ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं। बट अगर हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन आ जाती हैं, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनती है और पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन हो सकती है। तो अगर एक सिंगल इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज ऑर्टिकोलॉजी। बट अगर हम ऑर्गेनिज्म के साथ, उसके ग्रुप, उसकी कम्युनिटी की, उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज सिनिकोलॉजी। सो दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, टू रिमेंबर। सो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब हमारे एबायोटिक फैक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया है, वाटर बता दिया है, सॉइल बता दिया है, लाइट बता दिया है। एनसीईआरटी में ये चारों फैक्टर बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं, आप एक बार इनकी रीडिंग ले लेना। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये एबायोटिक फैक्टर जो एनवायरनमेंट के हैं, ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसका उस एबायोटिक फैक्टर के साथ किस तरीके का रिस्पॉन्स है, मतलब वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है, या और लाइक लाइट के साथ वो किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है, तो इन एबायोटिक फैक्टर के साथ उसका किस तरीके का रिलेशन है। देखो, इकोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी आपको ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में होने वाली चीज़ों के साथ उसके इंटरेक्शन को ही बताएगी। ऑलमोस्ट ऑल इकोलॉजी में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट में, उसके अलावा एनवायरनमेंट में चेंज क्या क्या हो रहे हैं, हमारी वजह से क्या चेंज हो रहे हैं, उसके अलावा हम किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, और कौन कौन से इशू हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं इस टाइम पर। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा इकोलॉजी में। इसीलिए ये थोड़ी बोरिंग रहेगी, बट प्लीज़ पेशेंस रखना, आप ज़रूर इसको अच्छे से समझ पाओगे। और सेकंड थिंग, जो भी इसमें डाटा आएंगे उसको बहुत ज़रूरी है आप एक किसी जगह नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये डाटा जो है वो रिमेंबर नहीं रहते हैं, आपको इनको कंटिन्यू रीड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। आई होप आप समझ रहे हो।
तो अभी नेक्स्ट हम जो टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिखी है हर एक टॉपिक के बाद, आप क्लियरली इस चीज़ को समझ सकते हो। तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, तो अभी जो भी एबायोटिक फैक्टर थे जैसे लाइट, सॉइल, वाटर और टेम्परेचर, उनके लिए ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। इस बेस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेगुलेटर और कन्फर्मर। एक और होता है दैट इज़ पार्शियल रेगुलेटर। तो ये रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर का मतलब क्या है? देखो, रेगुलेटर ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर या फिर बॉडी के और भी जो फैक्टर हैं उनको एनवायरनमेंट के फैक्टर के साथ चेंज ना करे, उनको हम बोलते हैं रेगुलेटर। मतलब जो अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन कन्फर्मर वो होते हैं जो अगर बाहर के जैसा टेम्परेचर है उसी तरह का टेम्परेचर उनकी बॉडी का होगा, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे बोल लो कि जो ऑर्गेनिज्म अगर बाहर कुछ भी एनवायरनमेंट है, चाहे वो बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर ठंड है, और हम खुद की बात कर लेते हैं, अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये नहीं होता कि वो एकदम से गिर जाता है। नहीं, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाकर रखता है हमारी बॉडी के अंदर, हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हम रेगुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो वो उनका जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ठंड में, मतलब ठंड हो सकती है उनके अंदर की बॉडी में, तो इस वजह से वो वहाँ पर हो सकता है सर्वाइव ना करें, तो उनको हम कन्फर्मर बोलते हैं। फिर वो अपनी उस टाइम से बचने के लिए, अगर बहुत ठंड है तो वो उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर, तो वो उस ठंड से बचने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। हो सकता है वो हाइबरनेशन की कैटेगरी में चले जाएं, हो सकता है वो एस्टिवेशन कर लें, या फिर हो सकता है वो माइग्रेट कर जाएं, या हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएं। तो मैं इन सब चीज़ों को आपको एक एक करके डिटेल में आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ाऊँगी। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसमें काफ़ी वीडियो हो सकती हैं लगें, तो आप इसको ध्यान से समझना और थोड़ा पेशेंस बना के रखना। एक पार्शियल रेगुलेटर की बात होती है, अगर मैं बताऊं तो पार्शियल रेगुलेटर में बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की, वो कुछ हद तक तो खुद का एनवायरनमेंट जो है बॉडी का, उसको मेंटेन कर पाती है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पहले कोशिश करती है कि वो अपने अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखे, लेकिन उसके बाद अगर उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ गया तो उसको बहुत एनर्जी एक्सपेंस करनी होगी, एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ बदल लेते हैं और दूसरी प्रोसेस अपना लेते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आज के इस वीडियो में रहेंगी, और रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर का एक जो ग्राफ है या जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप you will understand. Thank you, friends.